बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे थे इस टॉपिक को, दैट इज वैल्यू एट रिस्क। वॉर क्या होता है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिंगल प्रोजेक्ट का वॉर कैलकुलेट करना सिखाया था और ईएसएफ कैलकुलेट करना सिखाया था। और उसी तरह फिर हमने अगर दो प्रोजेक्ट्स हों तो उनका वॉर और ईएसएफ कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। उसके अलावा हम लोगों ने एग्रीगेट वॉर सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 1 डे वॉर गिवन हो तो हो वी कैन कैलकुलेट द टी डे वॉर, 10 डे, 20 डे, 30 डेज वॉर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर बेटा इन टॉपिक्स में से इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। एक छोटा सा बेटा हमने टॉपिक बताना है और उसके साथ ही फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक माइंड अप हो जाएगा। तो पूछो बेटा क्वेश्चन अगर आपने पूछना है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? जी महक बेटा। नो सर, जो आपने करवाया था उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक पॉइंट आपने बताना था लास्ट वाला। जी जी, सब एडिटिविटी वाला, वो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा आज मैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट मैंने भी बताना था। तो उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर वो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वो बेटा पॉइंट क्या था, वो पॉइंट मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे दिस स्लाइड। कोहेरेंट रिस्क मेजर्स क्या होता है बेटा? कोहेरेंट रिस्क मेजर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं, आप इसको फीचर्स ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं। तो जो रिस्क होता है बेटा उसके मेन 4 फीचर्स होते हैं, ये आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट रिस्क मेजर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको आइडिया होता जाएगा। इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है सब एडिटिविटी वाली, ही हमारा मेन फोकस होगा, जो मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी है बेटा मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी ये कहती है अगर आपके पास दो पोर्टफोलियो हो बेटा, पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2, अगर एक पोर्टफोलियो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, मीन दैट किसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और दूसरा पोर्टफोलियो जो है वो आपको लॉसेस दे रहा है, तो बताएं मुझे पोर्टफोलियो 1 का रिस्क ज्यादा होगा या पोर्टफोलियो 2 का रिस्क ज्यादा होगा? अगर दो पोर्टफोलियो हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बेटा पहले चले बताएं महक बेटा पोर्टफोलियो क्या होता है? सर पोर्टफोलियो जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एक से ज्यादा जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। यस, जब आप मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाते हैं तो दैट थिंग इज कॉल्ड योर पोर्टफोलियो। अच्छा अब क्वेश्चन मेरा ये है, एक पोर्टफोलियो उसमें 5 सिक्योरिटीज हैं, बी पोर्टफोलियो उसमें भी 5 सिक्योरिटीज हैं मुख्तलिफ। ए पोर्टफोलियो की जो 5 सिक्योरिटीज हैं वो आपको लॉस दे रही हैं, बी पोर्टफोलियो की जो 5 सिक्योरिटीज हैं वो आपको प्रॉफिट दे रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जी रिस्क किसका ज्यादा है, तो बेटा किसका रिस्क ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? सर 2 का, जिससे लॉस हो रहा है ज्यादा। देखिए बेटा जो पोर्टफोलियो नहीं आपको सर 1 का होगा 1 का क्योंकि ज्यादा होगा ना। जी हाई प्रॉफिट हाई रिटर्न होता है जी ना। बेटा आपको जो पोर्टफोलियो 1 है उसका रिस्क ज्यादा होगा, मीन दैट के जो आपको लॉसेस दे रहे हैं वो मजीद आपको लॉसेस देगा, इसका मतलब ये है। तो मोनोटोनिसिटी ये कहती है, प्रॉपर्टी सुन लें, कि अगर एक पोर्टफोलियो बुरा रिजल्ट दे रहा है तो उसका रिस्क हमेशा ज्यादा होगा उस पोर्टफोलियो से जो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिस्क, कि अगर आपके सामने दो पोर्टफोलियो आ जाएं, एक पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक पोर्टफोलियो बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो जो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका रिस्क कम होगा, जो पोर्टफोलियो बुरा परफॉर्म कर रहा है उसका रिस्क ज्यादा होगा। अब आप इसको रीड करें इंग्लिश में, ये देखिए आपके सामने लिखा है, इफ वन पोर्टफोलियो ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्स आउटकम देन एन अदर इट्स रिस्क मेजर शुड बी ग्रेटर। तो इसका जो रिस्क होगा बेटा वो हमेशा ज्यादा होगा। ये वैसे भी कॉमन सेंस की बात है बेटा, एक चीज आपको नुकसान दे रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए रिस्की है, एक चीज आपको फायदा दे रही है तो उसमें रिस्क तो कोई नहीं है, आपको तो आपको फायदा ही दे रही है, बेनिफिट ही दे रही है, तो नुकसान वाली आपको मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। सो दैट्स व्हाई अगर एक बेटा सिक्योरिटी आपको रिस्क दे रही है तो दूसरी सिक्योरिटी भी आपको ज्यादा रिस्क दे सकती है। अच्छा आज दूसरा बेटा ट्रांसलेशन इनवेरियंस। ट्रांसलेशन इनवेरियंस सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ये कहता है कि अगर आप किसी पोर्टफोलियो के अंदर, चले मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने इस एग्जांपल से मुझे बताना, एक पोर्टफोलियो ए है उसमें 5 सिक्योरिटीज हैं, एक पोर्टफोलियो बी है उसमें भी 5 सिक्योरिटीज हैं, पोर्टफोलियो ए में आपने 5 सिक्योरिटीज मजीद ऐड कर दी, अब पोर्टफोलियो ए में 10 सिक्योरिटीज हो गई हैं और पोर्टफोलियो बी में 5 ही सिक्योरिटीज हैं। अब पोर्टफोलियो ए में 10 है, पोर्टफोलियो बी में 5 है, तो मुझे बताएं बेटा ए ज्यादा रिस्की होगा या बी ज्यादा रिस्की होगा? पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है।
जी तलहा, मोइज, मुआज, सॉरी, महक, कोई भी बेटा, एनीवन। सर ए वाला ज्यादा रिस्की होगा। क्यों बेटा? ए वाला क्यों ज्यादा सर रिस्की क्योंकि होगा? उसमें ज्यादा सिक्योरिटी है। तो पोर्टफोलियो बनाने का मकसद क्या होता सर है? हमें एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में पैसा क्यों लगाते हैं, पहले ये बताओ। सर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो फिर अगर सिक्योरिटीज बढ़ाएंगे तो रिस्क कम होगा या बढ़ेगा? सर कम होगा। कम होगा ना। देखिए, जितना आप पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएंगे, आपके पास पहले 2 सिक्योरिटीज थी, रिस्क 2 पे डिवाइड था, फिर आपने 10 कर दी, रिस्क 10 पे डिवाइड हो गया, फिर आपने 20 कर दी, रिस्क 20 पे डिवाइड हो गया। तो जितनी बेटा सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे, आपका रिस्क ओवरऑल जो है वो उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। पोर्टफोलियो का मकसद ही क्या था? डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मैंने उस वक्त भी बताया था कि हमेशा एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करें, आपको मुख्तलिफ जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जितनी जगह मुख्तलिफ होंगी, उतना रिस्क आपका क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। तो यही बेटा यहाँ पे ट्रांसलेशन इनवेरियंस है। वो ये कहता है कि इफ वी ऐड एन अमाउंट ऑफ कैश के टू अ पोर्टफोलियो, इट्स रिस्क मेजर शुड बी गो डाउन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी पोर्टफोलियो में मजीद कैश ऐड करते हैं, कैश ऐड करने का मतलब है कि उसमें मजीद सिक्योरिटीज ऐड करते हैं, तो उस पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और डेफिनेटली बेटा ऐसे ही होता है, उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो का मकसद ही है कि जब आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाएंगे तो रिस्क आपका रिड्यूस होता जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक पोर्टफोलियो बुरा रिजल्ट देता है तो वो हमेशा आपका उसको ज्यादा रिस्की होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज है, अगर आप एक पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाएंगे तो उसका रिस्क कम हो जाएगा। तीसरी बेटा प्रॉपर्टीज आ जाए, होमोजेनिटी। अभी इसका रिवर्स है, जो भी हमने ट्रांसलेशन इन वेरियस पढ़ी है। अगर आप किसी पोर्टफोलियो के अंदर से सिक्योरिटीज निकालना शुरू कर दें, यानी एक पोर्टफोलियो था, उसमें 10 सिक्योरिटीज थी, आपने उसमें से 5 बेच दी, तो बाकी रह गई 5, तो बताएं बेटा रिस्क कम होगा या रिस्क बढ़ेगा? एक पोर्टफोलियो था, उसमें से सर रिस्क बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्योंकि पोर्टफोलियो बेटा ये जी कहता है सर। कि जितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाएंगे, रिस्क उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा। अब आपने क्या किया? पहले हमने पैसे ऐड किए थे, जो ट्रांसलेशन इन वेरिएंस है उसमें पैसे हम ऐड कर रहे थे, मीन कि हम नई सिक्योरिटीज ऐड कर रहे थे। थर्ड सिक्योरिटी जो होमोजेनिटी बेटा प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम पैसा निकाल रहे हैं, यानी हम पोर्टफोलियो में से पैसा निकाल रहे हैं। यानी हमने क्या किया? हमने कुछ सिक्योरिटीज बेच के अपनी पॉकेट में डाल रहे पैसे। तो जितनी आप सिक्योरिटीज कम करते जाएंगे पोर्टफोलियो में, उसका रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बेटा ये लिखा है, चेंजिंग द साइज ऑफ अ पोर्टफोलियो बाय लैम्डा शुड रिजल्ट इन द रिस्क मेजर बीइंग मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो अगर आप उसमें से पैसा निकालेंगे तो आपका जो रिस्क है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डबल रिस्क हो जाएगा आपको। डेफिनेटली बेटा अगर 10 सिक्योरिटीज के ऊपर रिस्क था, अब वो 5 के ऊपर आ जाएगा, आपको फेस करना पड़ेगा। पहले 3 प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी करवानी है। फोर्थ वन इज कॉल्ड सब एडिटिविटी कंडीशन। सब एडिटिविटी कंडीशन बेटा क्या कहती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, हमने सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ा था रिस्क रिटर्न के चैप्टर के अंदर। मैंने कहा था पेप्सी कोक का रिस्क रिटर्न निकालो, फिर हमने पेप्सी और कोक को कंबाइन करके पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न निकाला था। हम क्या करते थे? अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसका रिस्क है 10%, एक प्रोजेक्ट है उसका रिस्क है 15%, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो रिस्क कितना बनना चाहिए? 15 जमा 10, 25% बनना चाहिए ना। अगर एक सिक्योरिटी 10% रिस्क दे रही है, दूसरी सिक्योरिटी जी 15%, सर। इन दोनों को आप कंबाइन करें तो मैक्सिमम कितना बनना चाहिए? 25% बनना चाहिए। सब एडिटिविटी कंडीशन ये कहती है कि जब आप दो सिक्योरिटीज को आपस में मिला के पोर्टफोलियो बनाओगे, तो जो ओवरऑल रिस्क है दैट शुड बी रिड्यूस, यानी 25% की बजाय आपका जो रिस्क है वो क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। मे बी 22% रह जाए, मे बी 20% रह जाए, मे बी 19% रह जाए। क्यों? क्योंकि पहले रिस्क था सिंगल सिंगल, 10 एक पे था, 15 एक पे था, लेकिन जब आपने दोनों को कंबाइन करना है तो द रिस्क शुड बी रिड्यूस। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड सब एडिटिविटी, कि जब आप उनको ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिस्क कम होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है, एक का रिस्क है 10%, एक का है 20%, एक का है 30%, एक का है 40%, आप इन चारों को जमा करें तो वो टोटल रिस्क बनता है। लेकिन जब इन चारों को कंबाइन करके रिस्क कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल रिस्क से हमेशा कम होना चाहिए। और यही बेटा प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टफोलियो है, कि पोर्टफोलियो बनाने का मकसद ये होता है कि सिंगल सिंगल सिक्योरिटी में रिस्क बियर करने की बजाय क्यों ना इनको कंबाइन करके रिस्क को थोड़ा कम किया जाए। दिस इज द सब एडिटिविटी कंडीशन। समझ आई बेटा मैंने क्या बोला? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ एक सिक्योरिटी ए है, उसका रिस्क है 10%,
एक सिक्योरिटी बी है, उसका रिस्क है 15%। अच्छा, अब टोटल रिस्क जो होना चाहिए इट शुड बी 25%, ये 25% होना चाहिए टोटल रिस्क जो है आपका। अच्छा, ये मतलब अगर हम दोनों को जमा करते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो रिस्क ये कहता है कि जब आप इन प्रॉपर्टी ये कहती है पोर्टफोलियो रिस्क की कि जब आप इन दोनों को कंबाइन करें इट शुड बी लेस देन 25%। यानी इसका आंसर 25% से कम आना चाहिए, 22 आ जाए, 21 आ जाए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टफोलियो। तो दिस इज कॉल्ड सब एडिटिविटी कंडीशन। अब हमने देखना यह है कि हमारी सब एडिटिविटी कंडीशन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट टाइम, कि आपका जो डाटा है उसको इस सब एडिटिविटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब होता यह है कि जो वॉर है, अब देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जो वॉर है बेटा वो सेटिस्फाई करता है पहले 3 कंडीशंस को, यानी वो मोनोटोनिसिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, वो ट्रांसलेशन इनवेरियंस को भी सेटिस्फाई करेगा, होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन वॉर जो है वो सब एडिटिविटी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। यानी अगर हम वॉर के जरिए कोई चीज कैलकुलेट करेंगे, अगर हम वॉर के जरिए कोई चीज कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ओवरऑल रिस्क है इट शुड नॉट बी रिड्यूस, वो रिड्यूस नहीं होता बल्कि वो इंक्रीज हो जाता है। जबकि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के जरिए अगर हम कोई चीज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसको हम अभी प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। तो वॉर डज नॉट सेटिस्फाई द सब एडिटिविटी कंडीशन व्हाइल एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो है ये सब एडिटिविटी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये यहां तक का प्रॉब्लम। Any question, any confusion? यहाँ तो प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? ओके, अब आप बेटा अपना क्वेश्चन ओपन करेंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था। 12 डैश क्या था बेटा, जरा मैं बेटा बोलने कौन सा क्वेश्चन है? 12-5 था। जी सर 5 था। जवाब दिया करें बेटा, आगे से आंसर दिया करें, मुझे मैं समझने से मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोगों को। ओके, आपने मुझे सिर्फ उस क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि मैं आपके सामने बुक में से क्वेश्चन ओपन भी कर देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और उसमें उसने पार्ट 5 के अंदर बोला था कि प्रूव करें कि ये सब एडिटिविटी कंडीशन जो है ये आपका वॉर सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो है वो सेटिस्फाई करेगा। अभी हम इसको प्रूव करते हैं। ये मैं आपके सामने बेटा बुक में से ओपन कर देता हूँ क्वेश्चन। ओके बेटा, 12-5 का ई पार्ट देखें। शो दैट इन दिस एग्जांपल वॉर डज नॉट सेटिस्फाई द सब एडिटिविटी कंडीशन वेयर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल डज। उसने बोला कि प्रूव करें कि वॉर जो है वो सब एडिटिविटी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, जबकि ईएसएफ जो है वो फुलफिल करता है। अब आपने करना ये है, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आए थे मुझे सिर्फ आपने वो आंसर्स लिखवाने हैं जो हमने लास्ट टाइम इसको सॉल्व किया था 99% के ऊपर। सबसे पहले बेटा आपका सिंगल प्रोजेक्ट था, पोर्टफोलियो से पहले 2 आंसर निकाले थे हमने। क्या था वॉर? 99% के ऊपर। आंसर मुझे बताएं। 1 मिलियन था जी महक बेटा? सर 4 मिलियन था 99% पे। पोर्टफोलियो वाला नहीं, उससे पहले वाला बताएं। पोर्टफोलियो से पहले वाला बेटा जो ए और बी पार्ट था उसका बताएं। पोर्टफोलियो तो हमने बाद में बनाया था। आप सर्च करें 1 मिनट जरा, मैं जरा फोन सुन लूं। मिले आंसर्स बेटा? सर ये आपने 90% पे करवाया था।
99 पे तो 99 पे 10 मिलियन आ रहा है। जी बोलें क्या आंसर से 99% पे? सर 99% पे 1 मिलियन आएगा वॉर, ठीक है, और और ESF कितना? ESF था 2.15। ओके जी, 99% पे था 2.15। ओके, और पोर्टफोलियो का और कितना था? सर एक सेकंड। बेटा बाकी लोग भी बता सकते हैं, लाजमी नहीं कि उसी ने बताना है। आप लोगों की क्लास का एटीट्यूड इंतहाई नॉन सीरियस है, ये मैं आपको बता दूं। सर ESF पे आया था 11 मिलियन, और 11 वॉर आया था 11 मिलियन, और ESF था 11.14। वॉर कितना था? 11 मिलियन। जी, और ESF कितना है? 11.14 ऊपर वाला बेटा आपका ESF मुझे गलत लग रहा है, जो आपने ऊपर मुझे 2.15 लिखवाया है ना, वो मुझे गलत लग रहा है। 11.14 है इसका सर, ये पोर्टफोलियो का है। हाँ जी, अब आप ऊपर वाला जो लिखवाया ना आपने मुझे, वो सिंपल वाला डायग्राम ड्रॉ करें, सभी लोग ड्रॉ करें, निकालें जरा ESF ऊपर से। ये क्वेश्चन आपका 99.1% पे लॉस ऑफ 1 मिलियन, 0.9% पे लॉस ऑफ 10 मिलियन। जरा निकालें इसका ESF निकालें। ये बनेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 10। इसको जरा सॉल्व करें, देखिए तो क्या आंसर आता है। ये मैंने डाटा पुट किया अभी डायग्राम से। 0.1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10। करें सॉल्व इसको, टेल मी द आंसर। सर 9.1 आ रहा है। हाँ जी 9.1 आ रहा है, ये आपका आंसर ठीक होगा, 9.1 मिलियन। ओके, ये आपके पास अब 4 आंसर्स आ गए। एक आंसर आ गया आपका वॉर 1 मिलियन सिंगल प्रोजेक्ट का, और ESF सिंगल प्रोजेक्ट का आया 9.1 मिलियन। पोर्टफोलियो का वॉर आपने निकाला 11 मिलियन और ESF निकाला आपने 11.14 मिलियन। अच्छा, अब हमने जो लास्ट पार्ट था हमारा ई पार्ट हमने सॉल्व करना है कि वॉर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि ESF जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले हम वॉर को देख लेते हैं कि कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती। अब आप चेक करें सिंगल प्रोजेक्ट का वॉर कितना है बेटा। एक प्रोजेक्ट का वॉर है 1 मिलियन,
इसका मतलब है कि अगर 2 प्रोजेक्ट हो जाए तो टोटल वॉर जो होना चाहिए वो 2 मिलियन होना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक प्रोजेक्ट का रिस्क 10% है, दूसरे का 15% है, तो टोटल रिस्क 25% होना चाहिए। यहाँ पे बेटा जो वॉर है एक प्रोजेक्ट का वो सिंगल पे जाना है, 1 मिलियन है, और अगर मैं 2 प्रोजेक्ट कर दूं तो वो मैक्सिमम 2 मिलियन होना चाहिए। अब नीचे देखिए पोर्टफोलियो में, आपका आंसर पोर्टफोलियो बनाने के बाद वॉर कितना आया? मैक्सिमम 2 होना चाहिए या 2 से कम आना चाहिए जो हमारा रूल कहता है, लेकिन यहाँ पे कितना आया? 11 मिलियन आया। इसका मतलब है कि वॉर ने पोर्टफोलियो बनाने के बाद वॉर कम होने की बजाय वॉर मजीद बढ़ गया। इसी तरह हम ईएसएफ को चेक कर लेते हैं। ईएसएफ देखिए बेटा ऊपर आपने भी निकाला 9.1 मिलियन, 9.1 एक प्रोजेक्ट का है प्लस 9.1 ये दूसरे प्रोजेक्ट का है, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 18.2 मिलियन होना चाहिए 2 प्रोजेक्ट्स का। अब देखिए पोर्टफोलियो में आपने ईएसएफ कितना निकाला है? 11.14। इसका मतलब कि जब हमने प्रोजेक्ट्स को कंबाइन किया तो आपका रिस्क 18 होना चाहिए, लेकिन कितना रह गया? 11.14 मिलियन रह गया। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि जो वॉर है वो पोर्टफोलियो की जो सब एडिटिविटी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता, जबकि जो ईएसएफ है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे दोबारा सुने मैंने कैसे किया? वॉर एक प्रोजेक्ट का है 1 मिलियन, तो 2 प्रोजेक्ट जब करेंगे तो 2 मिलियन होना चाहिए। जब हमने पोर्टफोलियो में जाके देखा तो वहां वॉर का आंसर निकला था 11 मिलियन, तो वो 2 से कम आना चाहिए था, लेकिन ये 2 से ज्यादा आया। अच्छा, ईएसएफ एक प्रोजेक्ट का निकला 9.1, तो 2 का निकलना चाहिए 18.2, दोनों को प्लस करके। जब हमने वहां पे जाके पोर्टफोलियो में चेक किया तो आपके पास ईएसएफ का आंसर है 11.14। इसका मतलब उसने रिस्क को रिड्यूस कर दिया। तो यहां से बेटा ये प्रूव होगा कि वॉर डज नॉट सेटिस्फाई द सब एडिटिविटी कंडीशन व्हाइल ईएसएफ सेटिस्फाई द सब एडिटिविटी कंडीशन। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक जो कि हम थोड़ा सा मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कैसे आपने प्रूव करना है। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा ये क्वेश्चंस करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आने में आपको बता दूं, आप किसी इस चक्कर में ना रहें कि शायद आप लोगों ने वैसे ही पास हो जाना है तो आपको नंबर मिल जाने, ऐसा कुछ नहीं होना। अगर हम लोग इतना खप रहे हैं तो बेटा पेपर भी इसी तरह का होगा जिस तरह का मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये पहले बता दूं, किसी ये गलत समय में ना रहें और थोड़ा सा अपने आप को सीरियस लेके आए। आई नो दैट कि मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मेरे साथ, मैं सारा नोट करता हूँ। जब आपके सेशनल मार्क्स लगेंगे ना, मिड के मार्क्स लगेंगे, देन यू विल सी कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा था क्लास के अंदर। ये सीआर साहब की भी लगता है आंख खुल गई, अब आने लगे हैं। नहीं सर, उसने पहले भी ज्वाइन किया था, वो कोई मसला हुआ होगा, वो लीव किया था उसने। मैंने बेटा 1 बजे क्लास का टाइम रखा था, लोग 1:45 बजे एंटर हो रहे हैं। दोनों सर ये पहले भी था, जुनेद था, अभी गया ये। मुझे पता है बेटा वो कितने बजे एंटर हुआ, मैं बता तो रहा हूँ, मुझे पता था पहले भी एंटर है वो। जब मैंने क्लास स्टार्ट की सिर्फ 5 लोग थे। जी सर। यहां तक पूछे बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? आपका टॉपिक जी, ये टॉपिक आपका बेटा अब कंप्लीट हो गया है, वॉर वाला चैप्टर नंबर 12। इसके आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल जो भी इससे रिलेटेड जितने मैंने करवाए जो रिलेटेड है, जो टॉपिक्स मैंने करवाए सिर्फ उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों ने करने हैं। और उसके अलावा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये वीडियो खत्म होने लगी, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए। ओके सर।